कार्तिक की बात सुनते ही यति, समर्थ और बाबा साहेब तीनों बड़े ध्यान से उसकी बातें सुनने लगे। किरण देवी बार बार आकर इस लड़की को ताने दे रही थी और कुछ और भी ऐसा था जो मैं भूल गया था, लेकिन अब मुझे थोड़ा सा ध्यान आ रहा है। कोई था जो किरण देवी से उस वक्त बार बार मिलकर बातें कर रहा था। हाँ तो इसमें क्या नया है? किसी नौकर से बात कर रही होगी। तुम ये सब बताने के लिए इतनी दूर अपनी लंगड़ी खींचते हुए यहाँ आए हो बहू के कमरे में, वो भी इतनी रात गए। मतलब वो आवाज मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं सुनी थी, जबकि आप जानते हैं कि एक बार सुनी आवाज मैं कभी नहीं भूलता। मैंने ऐसा 3 बार महसूस किया। किरण देवी जब बातें कर रही थीं, तो साथ में आपका नाम भी ले रही थीं। बाबा का नाम ले रही थी? हो सकता है वो अपने किसी नौकर से ही बात कर रही हो। उसकी अपनी जिंदगी में बाबा को बर्बाद करने के अलावा और बचा ही क्या है? अरे नहीं बड़े भैया, मेरी बात को समझने की कोशिश करिए। मैं सच में कुछ भूल रहा हूँ, लेकिन उस वक्त मेरे दिमाग में तुरंत आया था कि कुछ तो अटपटा जरूर है। किरण देवी बाबा का नाम ले रही थी और कुछ अजीब बात कह रही थी, जैसे कि बावड़ी घुम्मण, पता नहीं क्या, और साथ में कह रही थी कि आगे आने वाले दिनों में उसने बहुत कुछ बड़ा सोचा है। मैं उस बात को सुनते ही समझ गया था कि शायद बात महल की हो रही है। और आवाज? वो आवाज किसकी थी? और तुमको आवाज अटपटी सी काहे लगी? मतलब बात सही है, हो सकता है कि उसने किसी नए गुंडे को बुलाया हो या फिर उसके अपने ही आदमी हो। तुमको कैसे पता कि उस आवाज को लेकर कुछ शक करने जैसी बात है? अरे बाबा, मेरी बात समझने की कोशिश करिए। गांव का हर आदमी, भले वो यहाँ का गुंडा हो, जान लेने वाला हो या कोई ही, जब बातें जरूर करता है आपको बाबा साहेब या फिर ठाकुर साहब कहकर बुलाता है। और उस किरण देवी को सभी लोग या तो बड़ी अम्मा कहते हैं या बड़ी मालकिन। हाँ तो बाबा ये कि वो आदमी अपनी बातों के दौरान ऐसी बात कर रहा था जैसे आपको उससे बहुत ज्यादा पुरानी पहचान हो। अब समझ रहे हैं ना कि वो किस तरह से बात कर रहा होगा। 2-3 बार उसने आपको गालियां तक दी थी। दोनों ही गांव में ऐसा कोई आदमी नहीं है जो आपकी या हवेली की बराबरी कर पाए। फिर ये कौन सा अनजान आदमी है जो आपके लिए इस तरह से बातें कर रहा है? चलो मान लिया कि कोई हत्यारा भी होगा, लेकिन फिर जैसा कि कार्तिक कह रहा है कि वो आदमी आपकी जानकारी रखता है, ऐसा कौन हो सकता है? कोई ऐसा जो हमको बहुत पहले से जानता है। पर ऐसा कैसे हो सकता है? उस समय के तो हर इंसान से हमारा रिश्ता टूट चुका है, और बचे हुए लोग भी जो हमारी नजर में थे वो भी अब यहाँ से बहुत दूर जा चुके हैं। फिर अब ऐसा कौन पैदा हो गया जो किरण देवी के साथ मिला हुआ है और हमको बहुत पहले से जानता है? कार्तिक, समर्थ और बाबा साहेब की बातें सुनते हुए यति अभी तक खामोश थी, लेकिन तभी उसके दिमाग में एक और बात आई। उससे रहा ही नहीं गया और उसने अपने सवाल को पूछ लिया। बाबा मुझे माफ करिएगा, पर क्या आपको पता है कि इस समय वो इंसान कहाँ होगा जो उस समय माँ के रिश्ते के लिए आया था, जो कह रहा था कि उसका अपमान हुआ है? यति की बात को न तो समर्थ समझ पाया था और न ही कार्तिक, लेकिन बाबा साहेब तुरंत ही यति की बात को समझ चुके थे। बाबा इकलौता वही इंसान था ना जिसको आपसे नफरत थी, और माँ से भी। मुमकिन है कि वो आपके बाबा से भी नफरत करता हो। तो फिर वो आदमी कहाँ है? उसका गांव कौन सा था? क्या आप कुछ भी जानते थे? यति की बात सुनते ही बाबा साहेब ने इशारा करते हुए उसे चुप रहने के लिए कहा, क्योंकि समर्थ तक तो ठीक था, लेकिन कार्तिक तक ये बात पहुंचना थोड़ी ठीक नहीं थी, क्योंकि ना तो वो नंदिनी के बारे में जानता था और ना ही उसे पता था कि बाबा साहेब की माँ को पहले से जानता था। हर एक बात से अनजान कार्तिक इस वक्त यति को बेहद गौर से देख रहा था कि आखिर उसने बाबा साहेब से किसके बारे में बात की थी। ए चूहिया, आखिर किसकी बात कर रही हो? ये तुमने अभी अभी क्या कहा? तुम्हारी माँ के बारे में मेरे बाबा क्यों कुछ जानेंगे? अरे हमें तो शुरुआत में ये तक नहीं पता था कि तुम हवेली से हो। बाबा ने तो तुम्हें इसलिए अपना लिया क्योंकि भैरव तुम्हें उठा कर लाया था। ये क्या तरीका है बहू से बात करने का? भले ही वो तुमसे उम्र में छोटी है, लेकिन रिश्ते में तो बड़ी है ना। तुम्हारी ये नई नई हरकतें रोज रोज बाहर आ रही हैं। कभी तो बहू को ए लड़की कहकर बुलाते हो, कभी तुम उसे चूहिया कहकर बुलाते हो। तुमसे एक सीधा शब्द भाभी नहीं कहा जा सकता। इसको मैं भाभी बोलूं? पहली तो बात ये बड़े भैया कि आप बहुत ज्यादा मजाक करने लगे हो। ये लड़की मेरी भाभी नहीं है, क्योंकि इसका पति मेरा भाई नहीं है। इसका पति मेरा दुश्मन है और ये लड़की मेरी जान खाती है।
आपको पता है ना कि मैं ये बात कभी नहीं मानूंगा। हाँ, तो इसमें कौन सी नई बात है? हमको तो पहले से ही पता था कि जो भी तमीज की बातें होती हैं वो तुम कभी नहीं करते हो। चलो अब दफा हो जाओ कमरे से और जाकर पता करो कि वो आदमी कौन था। इतना तो कर सकते हो ना? कितने ज्यादा बेरहम हैं आप बाबा। इस लड़की के लिए आप यहाँ घंटों बैठकर इसका ध्यान रख रहे हैं और आपके बेटे के हाथ पैर सब टूटे हुए हैं, लेकिन उसको देखने के लिए उसके कमरे में भी नहीं आए। अरे बेटे ने कुछ खाया है नहीं खाया ये तक नहीं पूछा आपने। जबकि समर्थ भैया को जब गोली लगी थी तब दिन रात आप बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे ताकि भैया को शक्ति मिले, और अब इस हालत में टूटी फूटी हालत में जाकर मैं पता लगाऊं कि वो आदमी कौन था? पता नहीं उस किरण देवी से कुछ काम ढंग से काहे नहीं होता। अरे जब तुम्हारे हाथ पैर ही तोड़ने थे तो ढंग से काहे नहीं तोड़े उसने? बाबा आप सीधी सी बात तो थी कि उसको तोड़ना चाहिए था तुम्हारा ये मुंह जो हमसे बहसबाजी कर रहा है। अरे हाथ पैर टूटे हैं तुमरे, ना कि तुमरे आदमियों के। तो फिर उनको भेजो और पता करवाओ कि ऐसा कोई नया आदमी है का जो गांव में कुछ दिनों से नजर आ रहा हो और यहां का ना हो। कार्तिक की बात को सुनकर बाबा साहेब के मन में एक नया सवाल खड़ा हो गया था कि क्या कोई ऐसा है जो किरण देवी को खुफिया तौर पर मदद कर रहा हो, क्योंकि किरण देवी जिस तरह से अब हिम्मत दिखाने लगी थी उस तरह से उसने बीते जाने कितने सालों में कभी भी महल को नुकसान नहीं पहुंचाया था। समर्थ, तुम जानते हो ना कि तुमको क्या करना है। जाओ और अपने आदमियों से कह दो कि चौकन्ने रहे और नजरों को थोड़ा तेज करें। और कार्तिक, तुम अपने आदमियों को लगा दो चारों तरफ, जो हर एक आदमी से जाकर पूछे कि कोई अनजान इंसान अपने गांव में नजर आया है क्या, और अगर कोई आया है तो कितने दिन पहले आया था। कार्तिक अभी भी उस बात को याद कर रहा था जो वो भूल गया था, लेकिन बाबा साहेब ने कार्तिक को एक खास हुक्म दे दिया था। और हाँ, साथ में इस बात का भी ध्यान रखना कि अपने गांव में इतनी जल्दी कोई बाहरी आदमी नहीं आता है, और अगर कोई किसी के घर रुककर पनाह मांग रहा है और तुमसे ये बात छुपाई जा रही है तो गांव के हर एक घर की तलाशी लेनी है तुमको। बाबा ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है? गांव के लोग पहले ही हवेली के लोगों की वजह से परेशान थे और अब आप कह रहे हैं कि गांव के हर घर की तलाशी लूं? हाँ, ये तो करना ही पड़ेगा ना। अगर ऐसा हुआ तो गांव वाले तो परेशान हो जाएंगे। वैसे भी आप वहाँ पर नहीं है, ये बात उनको खाए जा रही होगी। बाबा इसका तोड़ निकालिए, कुछ तो करिए। कब तक इस महल में रहेंगे जो हमारा है भी नहीं? तुम चिंता ना करो, गांव वालों के लिए हमने बहुत कुछ तय करके रखा है। आधा काम हो भी गया है। हमने और बाबा ने मिलकर उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी करने का ऐलान किया है, लेकिन तुम्हें जितना काम दिया गया है उस पर ध्यान दो पहले। एक मिनट, आप लोगों ने मेरे बिना ही क्या खुशखबरी का इंतजाम कर लिया? कौन सा ऐलान करने वाले हैं आप, और मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? ये तो गलत है बाबा, मैं भी तुम्हारे घर का हिस्सा हूँ। आओ आओ, हम तुमको समझाते हैं कि हम लोगों ने क्या सोचा है। चलो मेरे साथ अब, और बहू को आराम करने दो। समर्थ कार्तिक को लेकर वहां से चला गया और फिर बाबा साहेब यति से कहने लगे, देखो बहुरिया, जिनको इस सच के बारे में ना ही पता है उनसे दूर ही रहना आपसे। जैसे कि समर्थ, कार्तिक और भैरव, वो तीनों ही इन सारी बातों से अनजान हैं। तो अब हमरे और तुमरे बीच में ही रहनी चाहिए ये सारी बातें, समझ रही हो ना? माफ कर दीजिए बाबा, मैंने इस बात का ध्यान नहीं दिया। बताइए ना, उस आदमी का क्या हुआ? उसका नाम अमरेंद्र था ना बाबा? कहाँ चला गया था वो? यति की इस बात के बारे में बाबा साहेब ने थोड़ा सोचते हुए यति को जवाब दिया, जहां तक हमको याद है वो आदमी अपने गांव से काफी दूर रहता था, और कुछ ही महीना बाद गांव में बाढ़ आने के कारण उसका घर ढह गया था, जिससे कि उसकी मौत हो गई थी। अब इस बात की सच्चाई का थी हमको नहीं पता, लेकिन हाँ, उस समय उस डूबे हुए गांव को हमरे बाबा ने सहारा दिया था, और फिर वो गांव भी हमारे गांव में से हो गया था। क्या आपने ये सब होते हुए देखा था? ना जाने क्यों वो आदमी मेरे दिमाग में अटक सा गया है, क्योंकि जिस तरह से वो अपमान की आग में जल रहा था,
हो सकता है कि वो भी आपके लिए मुसीबत पैदा कर रहा हो सकता है कि वो ना मरा हो। बिटिया, तुम आराम करो। फिलहाल इन सब के बारे में ना ही सोचो तो अच्छा है। बाबा, एक बात कहीं, बुरा तो नहीं मानेंगे? हाँ बोलो ना, तुम्हारी कोई भी बात हमको बुरी नहीं लगती। मेरी जिंदगी में मेरे पिता की कमी को पूरा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया बाबा। और तुम्हारा भी बहुत बहुत शुक्रिया, हमारी जिंदगी में हमरा ऊ सपना बनकर आने के लिए जो पहले कभी नहीं पूरा हो सकता था। तुम्हारे अंदर हमको नंदिनी की झलक दिखाई देती है। सालों बाद जब तुम आई तब हमने नंदिनी को फिर से पा लिया। तो तुम्हारा धन्यवाद। तुम हमरे मन में एक खास जगह में हमेशा रहती हो। बाबा साहेब वहां से चले गए, लेकिन फिर यदि पूरी रात यूं ही सोचती रही कि उसकी मां ने आखिर क्यों बाबा साहेब को नहीं अपनाया था। बाबा साहेब वो इंसान थे जिन्होंने नंदिनी के लिए हर खतरा मोल ले लिया था, और फिर नंदिनी ने बाबा साहेब को ही छोड़ दिया। सच्चाई के न जाने किस भंवर पर नंदिनी ने अपनी किस्मत को रोका था। यति पूरी तरह से उलझ चुकी थी। पता नहीं आप कहाँ हैं माँ, लेकिन अब मुझे भी यही लगता है, काश आपने बाबा को अपना लिया होता। काश आपने खुशी के 2 पल जिए होते। काश सब कुछ ठीक हो गया होता और आपकी आखिरी सांस में आप खुश होती, ताकि डरी सहमी। यति की आंखों में आंसू थे, क्योंकि अब तो उसके आधे सवाल काले जवाब की तरह उसके सामने थे। यति अपने आप को कोसने लगी थी। काश मैं आपकी कोख में नहीं आई होती। काश आपने मुझे गिरा दिया होता। काश उस दिन किसी ने आपकी इज्जत बचाई होती। काश आप अपने प्यार के साथ जिंदगी जी रही होती। माँ, बाबा ने तो वो सच बताया जो उन्होंने अपनी आंखों से देखा, पर मैं एहसास कर पा रही थी कि आप मुझे देखकर कितनी तकलीफ में जीती होंगी। आपने क्या कुछ नहीं अकेले सहा होगा। यति के दिमाग में अब वो सारी ही बातें घूमे जा रही थी जो बाबा साहेब ने उसे बताई थी। पता नहीं कैसे आपने अकेली ही सारी मुसीबत का सामना किया होगा। अब सोचती हूँ तो रूह कांप उठती है कि एक लड़की जब पूरे समाज के बीच एक ऐसे बच्चे को जन्म देती है जिसका पिता एक दरिंदा हो, ऐसे में खुद को समझाना मुश्किल होता है। फिर आपने तो पूरी दुनिया का सामना किया होगा, खासकर दादी जैसे लोगों का। कितना डरी हुई होंगी आप। यति अपने हाथों को देखकर बार बार अपने सिर पर उन्हें मार रही थी और अपने आप को कोस रही थी। मैं किसी और का खून हूं, उसका जिसने आप ही की जिंदगी बर्बाद कर दी। तो फिर मुझे देखकर आपको तकलीफ जरूर होती होगी, लेकिन अब सवाल ये है कि मेरे अंदर आखिर किसका खून है।